कहानी की शुरुआत जवान जेन से होती है, जिसकी शादी शहर के सबसे अमीर आदमी मास्टर झुंग की बेटी गुलाब से हो रही थी। मास्टर झुंग विदाई के समय जेन से कहता है कि अगर मेरी बेटी को परेशान किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों को डाल दूंगा। सबकी तरह अपनी पहली रात को लेकर जेन पूरे जोश में था और गुलाब डरी और घबराई हुई, क्योंकि गुलाब का खाता आज पहली बार खुलने वाला था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि करना क्या है। जेन उसके हाथ बांधकर उसे प्रैक्टिकली समझाने लगता है। जेन जैसे ही अपना हथियार गुलाब की गुलाबी गुफा में डालकर हिलाने लगा तो मासूम गुलाब उसे लात मारकर अपने से दूर कर देती है, क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। अगली सुबह वो गुलाब को एक किताब ला कर देता है, जिसमें लेन देन के अलग अलग तरीके दिखाए गए थे। इस किताब को देखकर गुलाब सब समझ जाती है और वो दोनों वहीं शुरू हो जाते हैं। दोनों किताब में दर्शाए सभी तरीकों का मजा लेते हैं। कुछ दिनों बाद जेन अपने नौकर मिंग के साथ किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था। उन्हें रास्ते में चीकू नाम का एक आदमी मिलता है, जिसके साथ मिलकर ये दोनों खाना खाते हैं और खूब दारू भी पीते हैं। इसी बीच मौका देखकर चीकू उनके सारे पैसे लूट कर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो एक चोर था। मगर जेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो काफी धनी इंसान था। शाम तक दोनों दूसरे शहर पहुँच जाते हैं। यहाँ उनकी नजर खूबसूरत राजकुमारी और उसकी सहेली पर पड़ती है। राजकुमारी को देखकर जेन लाल टपकाते हुए उनके पास पहुंचा और उन्हें गंदी किताब देकर पटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो दोनों बहुत गुस्सा हो जाती हैं। दोनों उसे गंदी वाली गाली देकर किताब लेकर वहां से चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद चीकू चोर जेन के पैसे लौटाने आता है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। जेन उसे कहता है कि ये पैसे तुम ही रखो, बस बदले में मुझे एक नमकीन लड़की ला दो। इस पर चीकू कहने लगा कि लड़की तो मैं ला दूंगा, पर क्या तुम उसकी गुफा को शांत कर सकोगे? तो जेन ने कहा, तुम लड़की का जुगाड़ करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अब रात होते ही चीकू उसे बब्बन के घर ले आया। यहाँ वो उसे बब्बन की बीवी सुरीली के दर्शन करवाता है, जो छत पर कपड़े सुखा रही थी, क्योंकि उनका कपड़ों का कारोबार था। चीकू बताता है कि सुरीली यहाँ सबसे गर्म और खूबसूरत लड़की है। तभी अचानक सुरीली का पैर फिसलने के कारण एक कपड़ा फट गया। आवाज सुनकर बब्बन ने पूछा कि ये आवाज किस चीज की थी? तो सुरीली बात को टालते हुए उसे खाना परोसने लगती है। मगर जब बब्बन कपड़े चेक करने गया तो फटा हुआ कपड़ा देख वो सब समझ गया। ये देख उसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में आकर वो सुरीली की पहले पिटाई करता है और फिर उसके हाथ पैर बांधकर जबरदस्त ठुकाई करता है। और ऊपर छत पर बैठे जेन और चीकू आंखें फाड़कर ये नजारा देख रहे थे। जेन के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उसमें बब्बन जितनी ताकत बिल्कुल नहीं थी। अब चीकू उसे जंगल में लाकर एक रस्सी के सहारे पेड़ से लटका देता है और फिर एक लकड़ी से उसके हथियार को नाप कर कहता है कि इतना छोटा, इससे तो सुरीली की गुफा के बाल भी नहीं हिल सकते। बड़े आए उसकी खुदाई करने वाले। तुम्हारा हथियार देखकर लगता है कि तुम्हारी बीवी भी अपनी आग बुझाने किसी और के पास जाती होगी। उधर जेन की पत्नी गुलाब अपने पति को याद कर रही थी। उसकी गुफा में कई दिनों से पानी भरा पड़ा था, जिसे निकालने के लिए उसे किसी तगड़े हथियार वाले की जरूरत थी, लेकिन उसके पास ऐसा कोई नहीं होता। इसीलिए वो अपनी कलम को ही अपनी गुफा में फंसा लेती है। उसी रात को राजकुमारी इवान अपनी सहेली के साथ अपनी प्यास मिटा रही थी, क्योंकि जेन की गंदी किताब देखकर उसकी आग चरम सीमा पार कर गई थी। दूसरी तरफ अपने छोटे हथियार से परेशान जेन उसे काटने का मन बना लेता है। तभी सही समय पर मिंग आकर उसे रोक लेता है, मगर जेन को रोकने के चक्कर में मिंग का ही कट गया। अब जेन जल्दी जल्दी उसे हथियार जोड़ने वाले मिस्त्री सिन के पास लेकर आता है, जो जड़ी बूटियों की मदद से उसके हथियार को जोड़ देता है। सिन का कमाल देखकर जेन उसे अपने मिर्ची जैसे छोटे हथियार की दुख भरी कहानी सुनाता है। उसकी कहानी सुनकर सिन बताता है कि मैंने बहुत लोगों का केला काटकर घोड़े का बड़े वाला हथियार लगाया है और सब लोग दिन रात उसका आनंद लेते हैं। जेन हैरान होकर पूछता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? सिन ने कहा, अगर शक है तो बाहर जाकर लोगों से पूछ लो। ये सुनकर जेन बहुत खुश होता है, क्योंकि अब जेन लड़कियों की खुदाई कर उनकी फाड़ सकता था। वो अगले ही दिन एक घोड़ा लेकर सिन के दवाखाने पहुंच जाता है, जिसके बाद सिन घोड़े का बड़ा हथियार काटकर जेन के हथियार की जगह लगा देता है। सिन का इलाज पूरी तरह सफल रहा और जेन अपना नया हथियार दिखाने चीकू के पास पहुंच गया। चीकू को यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसीलिए वो उसे अपना खड़ा करने को कहता है, ताकि उसे देखकर यकीन हो सके कि इस तरह घोड़े का काट कर लगाने से भी लड़कियों को दबा कर रगड़ा जा सकता है। पर काफी कोशिशों के बाद भी जेन अपना नया हथियार खड़ा नहीं कर पाता। वो गंदी तस्वीरें देखता है। नौकर मिंग ने तो अपने मुंह में ही डाल लिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसकी हरकतें देख चीकू पगला गया और वो जैसे ही अपनी तलवार से उसके हथियार को काटने लगता है तो जेन का हथियार खड़ा हो जाता है। जेन का इतना बड़ा देखकर चीकू को भी उस पर यकीन हो गया था। अब अगले ही दिन वो सुरीली के घर पहुंचकर उसे पटाने लगा, ताकि अपना बड़ा हथियार उसकी गुफा में डालकर उसे चरम सुख दे सके। मगर तभी बब्बन वहां आकर जेन को मार मार कर भगा देता है। इसके बाद वो सुरीली की भी खूब धुलाई करता है। कुछ दिनों बाद उसे कपड़ा बेचने दूसरे शहर जाना था, लेकिन जाने से पहले वो सुरीली की रस भरी गुफा पर एक ताला लगा देता है। अब बब्बन की गैर हाजिरी में जेन सुरीली के घर आकर उसे अपना हथियार दिखाता है, मगर सुरीली कहती है कि इसे डालोगे कहाँ, मेरी गुफा पर तो ताला लगा है। ये सुनकर जेन कहने लगा, घबराओ मत मेरी जान, मेरा ये दोस्त दुनिया का हर ताला खोल सकता है। इसके बाद ताला खुलते ही जेन सुरीली को घोड़ी बनाकर उसे अपने नए सामान का मजा देता है। सुरीली को उसके घोड़े वाले हथियार से बहुत दर्द होता है, पर उसे मजा भी बहुत आता है। उसकी गर्म आवाजें पूरे मोहल्ले में सुनाई दे रही थी। अगले दिन बब्बन को आते ही अपने पड़ोसियों से सब पता चल गया, इसलिए वो अपना हथियार लेकर जेन को मारने पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचते ही वो जेन से अपनी बीवी का सौदा कर लेता है, क्योंकि सुरीली के धोखा देने के कारण अब वो उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। जेन को बब्बन की बात सही लगती है और वो उसे 10,000 देकर सुरीली को खरीद लेता है, मगर पैसे लेते समय बब्बन की आंखों में बदले की भावना साफ साफ दिख रही थी। दूसरी तरफ राजकुमारी इवान जेन की गंदी किताब देखकर जेन की दीवानी हो गई थी, इसीलिए वो जेन को अपने पास बुलाती है। यहाँ जेन आते ही इवान को रिझाने लगा और देखते ही देखते वो अपना बड़ा सा हथियार राजकुमारी की गुफा में फंसा देता है। राजकुमारी को भी बहुत दर्द होता है, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। उधर जेन की याद में डूबी गुलाब ने अपना कमरा गंदी किताबों से भर लिया था। उसकी जिस्मानी
पुरानी हवस उसके दिमाग पर छाने लगी थी। जैसे ही इस बात का पता गुलाब के पिता को लगा तो वो उसे बहुत डांटते हैं। वो उसकी सारी गंदी किताबें फाड़कर उसे धार्मिक किताबें पढ़ने को देते हैं। उसी दिन बब्बन गुलाब के पिता के पास काम मांगने आता है और वो उसे माली की नौकरी पर रख लेते हैं। उधर जिस्म की प्यासी राजकुमारी इवान जैन को खूब मजा दे रही थी। एक दिन राजकुमारी उसे बहुत सारी प्यासी लड़कियों के बीच ले आती है। यहाँ आकर जैन 100 से भी ज्यादा लड़कियों की आग बुझाता है। उसका शरीर थक चुका था लेकिन हथियार नहीं। दूसरी तरफ गुलाब नहाते नहाते अपना हाथ चलाकर खुद को शांत कर रही थी। तभी बब्बन की नजर उस पर पड़ती है और उसके खूबसूरत बदन को देखकर उसका खड़ा हो जाता है। अब मौका देखकर बब्बन उसे दबोच लेता है। पहले तो गुलाब उसका विरोध करती है पर फिर कुछ देर बाद वो भी मजा लेने लगी। बब्बन की जबरदस्त ठुकाई देखकर गुलाब को उससे प्यार हो गया और एक दिन वो सब कुछ छोड़कर उसके साथ भाग जाती है। गुलाब ने अपने पिता के लिए एक खत छोड़ा था जिसमें लिखा था कि मैं बब्बन से प्यार करती हूँ और उसके साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत खुश रखेगा। असल में बब्बन गुलाब से प्यार नहीं करता था। वो तो जेन से सुरीली की खुदाई करने का बदला लेना चाहता था। घटिया बब्बन मासूम गुलाब को गंदे काम करवाने वालों को बेच देता है। आधी दुनिया की लड़कियों के साथ मजा करने के बाद जेन बहुत कमजोर हो गया। उसकी आंखें भी काफी कमजोर हो गई थी मगर इतनी कमजोरी के बाद भी वो जिस्मानी मजे लेने नहीं छोड़ता। एक दिन जेन उसी जगह पहुंच गया। यहाँ गुलाब मर्दों को खुश करने का काम करती थी। वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ जेन का हथियार देखकर डर जाती है क्योंकि इतना बड़ा हथियार उन्होंने कभी अपने अंदर नहीं लिया था। कमजोर नजर होने के कारण जेन अपनी पत्नी गुलाब को पहचान नहीं पाता और गुलाब भी उसे उसकी ऐसी हालत के कारण पहचान नहीं पाती। जब कोई भी लड़की जेन के नीचे लेटने को तैयार नहीं होती तो गुलाब कहती है कि मैं तुम्हारी घोड़ी बनने को तैयार हूँ। जैसे ही वो दोनों प्यार करना शुरू करते हैं तो दोनों ही एक दूसरे को पहचान लेते हैं। अब शर्म के मारे गुलाब वहाँ से भागकर अपने कमरे में आकर अपनी जान ही ले लेती है। उसकी मौत से जेन बहुत दुखी होता है और अपनी गलतियों का पछतावा करने एक मंदिर में पहुंच गया। यहाँ कुछ देर बाद बब्बन भी अपने किए का पछतावा करने आता है। दोनों एक दूसरे की बातें सुनकर एक दूसरे को माफ कर देते हैं। उन्हें समझ आ गया था कि अगर दोनों एक दूसरे की बीवी के साथ गलत न करते तो आज दोनों के घर आबाद होते और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।